इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। पर एक ऐसी कैटेगरी है जो काफी इन्वेस्टर्स ओवरलुक कर देते हैं, और ये वो कैटेगरी है जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स जनरेट करती है। और मैं बात कर रहा हूं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये वो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में लार्ज कैप स्टॉक्स उन्हें कहा जाता है जो रैंक नंबर 1 to 100 आते हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और रैंक नंबर 101 से 250 जो है, यानी कि अगली 150 कंपनीज, उनको मिड कैप कहा जाता है। यानी कि ये वो फंड्स हैं जिनमें अधिकांश पैसा जो है वो पहली 250 कंपनीज में लगता है देश। तो आज की इस वीडियो में हम इस कैटेगरी को कंप्लीटली डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेबी की डेफिनेशन क्या कहती है इस पर्टिकुलर फंड के बारे में, कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप। सेकंड, हम ये समझेंगे कि बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप ये वाला फंड कैसे एक्ट करता है, इसमें रिस्क कितना बढ़ता है और रिटर्न्स कैसे एक्ट करते हैं। थर्ड चीज हम एनालाइज करेंगे कि जब ड्रॉडाउन्स आते हैं तो ये कितना गिरते हैं और कैसे रिकवर करते हैं। फिर हम देखेंगे कौन से फंड्स इस कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं और कौन सा वो फंड है जिसने हिस्टोरिकली इस कैटेगरी को लीड किया है, सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कम रिस्क लेके। और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि ये फंड जो है किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल। यानी आज की वीडियो में आप इस कैटेगरी को कंप्लीटली समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं और अपने लिए राइट फंड को सिलेक्ट भी कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। उसमें लार्ज कैप में मिनिमम उस फंड को 35% इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिड कैप में भी मिनिमम 35% इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और बचा हुआ जो 30% पैसा है वो किसी कैटेगरी में भी इन्वेस्ट हो सकता है, लार्ज, मिड, स्मॉल, कहीं भी, एज पर द फंड मैनेजर। यानी कि ये भी एक प्रकार का फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप की एलोकेशंस कंफर्म है, बाकी जो एलोकेशन है वो डिपेंड करती है फंड मैनेजर के ऊपर। अब समझते हैं इसका रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स। देखिए, जो लार्ज कैप होता है उसमें सेबी का मैंडेट है कि 80% से ज्यादा जो पैसा है फंड का वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होना चाहिए। जो मिड कैप होता है उसमें जो मैंडेट है वो है कि 65% से ज्यादा होना चाहिए। और लार्ज एंड मिड कैप में हमने देख लिया है कि 35 से 65% के बीच में जो है लार्ज कैप होगा, 35 से 65 के बीच में मिड कैप होगा, और बचा हुआ बाकी कहीं और होगा। अब अगर आप रिस्क देखें तो ये वाला जो फंड है लार्ज एंड मिड कैप, उसका रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा है क्योंकि मिड कैप उसमें जुड़ गया है, और मिड कैप से कम है क्योंकि लार्ज कैप उसमें जुड़ गया है। लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी कम होती है, मिड कैप की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो रिस्क रिटर्न पर्सपेक्टिव में इसका रिस्क जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में आता है, पर इसके जो रिटर्न्स हैं वो लार्ज कैप से आपको बेटर कर देते हैं। तो यानी आप देश की पहली 250 कंपनीज में निवेश कर रहे हो और उसके बाद अपने रिटर्न्स को भी बेटर कर पा रहे हैं। अब अगर हम तीनों इंडेक्सेस को कंपेयर करें, निफ्टी 100 जो कि लार्ज कैप है, निफ्टी मिड कैप 150 जो मिड कैप है, और निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 जो इन दोनों का मिक्सचर, तो मैक्सिमम जो रिटर्न्स गए हैं पिछले 15 सालों में उसमें निफ्टी 100 यानी लार्ज कैप में 31% गए हैं, व्हेयरएज मिड कैप में 40% गए। बट जो लार्ज एंड मिड कैप है उसका 36%, मतलब मोटा मोटी एवरेज। वहीं जो मिनिमम रिटर्न्स हैं वो 5% गए लार्ज कैप के लिए, करीबन 8% गए मिड कैप के लिए, और 6.5% गए लार्ज एंड मिड कैप के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट गिरी है तो लार्ज एंड मिड कैप से कम गिरा है, लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा गिरा है। अब ऐसे में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स जिनको घबराहट होती है, डर लगती है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, उनके लिए ये ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि यहां पे उनको बेटर अपसाइड भी मिलता है और रिस्क प्रोटेक्टेड रहता है। अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखें तो निफ्टी 100 जो लार्ज कैप है उसका 12.79 है, मिड कैप का 17.27 है, और लार्ज एंड मिड कैप का 15% है, जो कि एक अच्छा रिटर्न बनता है कंपेयर टू द रिस्क व्हिच हैज बीन टेकन। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले 15 सालों में हर इंडेक्स ने कितना रिटर्न्स दिया है। ये निफ्टी 100 है लार्ज कैप, और ये निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप है, और ये निफ्टी मिड कैप है। तो आप हमेशा देखेंगे कि जो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप है उसके रिटर्न्स जो हैं वो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी लार्ज कैप के जो है एवरेज के आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बेटर रिटर्न्स भी मिल जाता है और वॉलेटिलिटी के समय आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। अब एक और इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं, ये है निफ्टी मिड कैप का डेटा। निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स है। अगर आप देखें अपने टॉप पॉइंट से सितंबर 2024 में जब निफ्टी मिड कैप ने अपना टॉप पॉइंट हिट किया था, वहां से लेके जो सबसे खराब पॉइंट था वहां पे 23.5% का ड्रॉडाउन दिखा है निफ्टी मिड कैप, यानी कि 23.5% नीचे गया है मिड कैप इंडेक्स। और वहीं अगर हम निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 को देखें तो वो जो नंबर था सितंबर 2024 से अपने खराब पॉइंट तक वो करीबन 20.5% था, तो यानी 4% जो है मिड कैप ज्यादा गिरा था। अब यहां क्या होता है, यहां आपको स्टेबिलिटी होती है कि भाई मेरे पास लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं और मिड कैप स्टॉक्स भी हैं, तो मुझे पता है कि मेरा जो इंडेक्स है वो कंपैरेटिवली कम है। अब देखिए, जो देश की सबसे बड़ी 250 कंपनीज है, अगर हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं तो जो 250वीं कंपनी है, यानी कि इस इंडेक्स का जो लास्ट पॉइंट होगा
जिसके बियॉन्ड ये इंडेक्स में 70% इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है, वो पॉइंट जो है वो भी करीबन 30 से 35 हजार करोड़ की मार्केट कैप का है। और आइए समझने के लिए मैं ये स्क्रीनर आपके सामने यूज करता हूं और यहां पे हम जाते हैं और यहां पे स्टॉक्स पे जाके एक स्क्रीनर सिलेक्ट करते हैं। और स्क्रीनर में अगर मैं लिखना नहीं जानता तो बहुत सिंपल है, एआई मोड पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि गिव मी टॉप 250 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, चलिए ये चेक कर लेते हैं। अब इससे ये अपने आप ही एक स्क्रीन क्रिएट कर लेगा। ओके, तो ये 250 कंपनीज यहां आ गई हैं, आपने देख लिया, इसने स्क्रीन क्रिएट कर लिया है। क्या स्क्रीन क्रिएट किया है कि जो रैंकिंग है वो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 250 की है। तो नंबर 1 पे भाई रिलायंस है, करीबन 18 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस। इसी तरीके से आगे एचडीएफसी है, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनीज जो है वो यहां पे लिस्टेड है। अगर हम लास्ट में जाएं तो कंपनी नंबर 250 जो है वो है टाटा इन्वेस्ट। अब टाटा इन्वेस्ट जो कंपनी है उसकी मार्केट कैप 33,573 करोड़ रुपीस है। 33,573 यानी कि 250वीं कंपनी जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो भी 33,000 करोड़ की कंपनी। तो यानी जो आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा ना, वो सारी हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। अगर आप बिलियन डॉलर टर्म्स में देखें तो यहाँ पे $3.5 बिलियन की मार्केट कैप है इस कंपनी की, जो देश की 250वीं कंपनी। अब हम चलते हैं ये देखने कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में कितने म्यूचुअल फंड्स ऑपरेटिव। आइए चेक करते हैं। हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे जाते हैं और स्क्रीनर पे जाते हैं और स्क्रीनर पे जाके एक नया स्क्रीन क्रिएट करते हैं। स्क्रीन में हमें क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में टोटल कितने फंड्स हैं। आइए चेक करते हैं। इसके बाद हम अपना टॉप फंड सिलेक्ट करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि 64 म्यूचुअल फंड्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कैनरा, डीएसपी, मोतीलाल, बंधन, एक्सिस, सबके जो हैं यहां पे लार्ज एंड मिड कैप के कैटेगरी के फंड्स और बड़े बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30,000 करोड़। तो एक अच्छा नंबर है यहां पे उन एएमसीज का जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑपरेट कर रही हैं। अब मैं जानना चाहूं कि इन सारे 64 फंड्स में से कौन से फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहां पे क्रिएट किया है एक फैक्टर मॉडल। दोस्तों फैक्टर मॉडल जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने का। और यहां पे मैंने ऑलरेडी एक बेस मॉडल क्रिएट करा हुआ है। अब बेस मॉडल में क्या किया है, हमने यहां पे 5 फैक्टर्स को सिलेक्ट किया। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मैं किस बेसिस पे अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसको मैं कितना वेटेज दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी भी म्यूचुअल फंड को एक स्कोर देना है और वो स्कोर है आउट ऑफ 100, तो कौन सी चीज का स्कोर कितना वेटेज रखेगा। फॉर एग्जांपल, यहां मैं कहता हूं अप टू डाउन कैप्चर रेशियो जो है वो 20% वेटेज रखेगा। ये रेशियो मुझे बताता है कि जो म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करना चाहता हूं, जब उसका बेस इंडेक्स, उसका जो बेंचमार्क है वो ऊपर जाता है तो ये वाला फंड कितना ऊपर जाता है, और जब वो नीचे जाता है तो ये वाला फंड कितना नीचे जाता है। अब लॉजिकली समझे तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो फंड है, जब उसका बेंचमार्क बढ़े तो वो ज्यादा बढ़ जाए और उसका बेंचमार्क गिरे तो कम गिरे। इसीलिए अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो मुझे यही बताता है और ये नंबर मेरे लिए 20% वेट रखता है। अब ये जितना ज्यादा होगा नंबर, हायर द बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। सेकंड पैरामीटर है मेरा बीट बेंचमार्क परसेंटेज। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो बेंचमार्क है, जिसके अगेंस्ट मुझे वैल्यू किया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट फंड को वैल्यू किया जा रहा है, वो कितनी बार मैं बीट कर पा रहा हूं, कितनी कंसिस्टेंसी से बीट कर पा रहा हूं। अगेन, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। मैंने उसको 20% वेटेज दिया। एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, यानी कि 3 साल का जो रोलिंग रिटर्न है, रोलिंग रिटर्न से मुझे कंसिस्टेंसी पता चलती है फंड की। ऐसा तो नहीं है कि कोई साल 60% रिटर्न दे दिया और कोई साल -20% चला गया। क्या वो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे पा रहा है? परफेक्ट। तो ये भी जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा है। शार्प्स रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताता है कि पर यूनिट रिस्क टेकन मैंने कितने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। अगेन, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। और फाइनल, अल्फा फॉर 3 इयर्स। अल्फा का मतलब होता है कि जब मैं बेंचमार्क को बीट कर रहा हूं तो मैं कितने परसेंटेज से बीट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, बेंचमार्क ने 3 साल में 18% सीएजीआर दिया, वेरस मेरे फंड ने 25% सीएजीआर दिया। तो यानी कि मेरा जो फंड है वो 7% का अल्फा जनरेट कर रहा है। तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारे फैक्टर्स को एक स्कोर दे दिया। अभी के लिए मैंने सबको इक्वल स्कोर दे दिया, ठीक है। और मैं इस मॉडल को रन करता हूं। अभी ये यहां पे फिर मैं जाके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। कैटेगरी में जाऊंगा इक्विटी में, और इक्विटी में जाके मैं ये लार्ज एंड मिड कैप को सिलेक्ट कर दूंगा और लार्ज कैप को हटा दूंगा, ठीक है। अब यहां पे आ गया आपका लार्ज एंड मिड कैप। अब मैं इसको रन करूंगा, ये ऑटोमेटिकली रन हो गया। यहां पे हम देख सकते हैं, और हमें कितने फंड सिलेक्ट करने हैं, हमें 10 फंड सिलेक्ट करने, 10 नहीं करने, लेट्स से हमें 5 ही फंड सिलेक्ट करने। तो मैं यहां 5 फंड्स पे चला जाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली अब 5 टॉप फंड्स आपके सामने ले आएगा। नंबर 5 जो फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, नंबर 4 है बंधन, नंबर 3 इन्वेस्को, नंबर 2 एक्सिस, और नंबर 1 है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप। अब यहां पे इसके स्कोर्स लिखे हैं, आपको पता चल जाएगा कि अप टू डाउन कैप्चर रेशियो में ये मोतीलाल का जो फंड है उसका स्कोर 81.3 आ रहा है,
मतलब रिलेटिव स्कोर जो है। अगर हम बीट बेंचमार्क परसेंटेज की बात करें 91.4%, यानी कि ये जो स्कोर है ये दिखाता है कि जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। और मोतीलाल ओसवाल के केस में ये सारा ग्रीन है और इसको हाईएस्ट स्कोर मिला। अब अगर आप भी इसी फैक्टर मॉडल को यूज करके अपने लिए राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये फैक्टर मॉडल ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके कर सकते हो और उसमें आप कूपन कोड संजय के 15 यूज कर सकते हो, जिससे आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसी फैक्टर के बेसिस पे आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अब हम आते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है तो इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। अब इस फंड को थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं। आइए ये देखें, इसका जो AUM है वो करीबन 16,777 करोड़ का है। इसका इंसेप्शन 2019 का है, यानी ये करीबन 6.5 साल पुराना फंड। इसकी अगर 1 ईयर CAGR परफॉर्मेंस देखें तो ये टोटल कैटेगरी में 5th रैंक करता है, और अगर हम इसकी 3 ईयर CAGR देखें तो ये रैंक 1 करता है। इवन 5 ईयर CAGR में ये रैंक नंबर 1 करता है, यानी लॉन्ग टर्म में इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब इसके जो मेन फंड मैनेजर है वो अजय खंडेलवाल है, और अजय खंडेलवाल जो है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे फंड्स के, लार्ज कैप सारे फंड्स के फंड मैनेजर है। तो मेजर जो फंड मैनेजर है मोतीलाल ओसवाल के वो अजय खंडेलवाल जी हैं। अब यहां हम अगर इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क के अगेंस्ट देखें तो 2021 से बेंचमार्क ने जो है करीबन 17% का CAGR दिया है, जबकि इस फंड ने ऑलमोस्ट 23% का दिया, यानी करीबन 6% अल्फा जनरेट किया है 5.5 साल के होराइजन में। उसी के साथ साथ जो शार्प रेशियो है वो 0.88 है, जबकि जो इस पर्टिकुलर फंड का शार्प रेशियो है वो 1.06 है, यानी इस पर्टिकुलर फंड ने रिस्क रिटर्न बेसिस पे इवन बेंचमार्क को बीट कर दिया है। अब आइए समझते हैं कि होल्डिंग्स क्या है, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप में रूल क्या है, 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप, बचा हुआ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर। और अगर हम यहां देखें तो यहां पे 36% लार्ज कैप है, 37% मिड कैप है, और 26% जो है वो स्मॉल कैप, और अदर्स 2.62 है, इसमें कुछ कैश और ये सब होगा। और अगर आप एक और चीज इंटरेस्टिंग देखें यहाँ पे तो मेजरली इसकी जो होल्डिंग्स है वो अराउंड 30। इस फंड को अगर आप देखेंगे तो ये होल्डिंग्स में ना जनरली 35-36 स्टॉक्स के आसपास ही रहता है, ज्यादा चर्न नहीं करता, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर आप इसकी होल्डिंग्स को देखें तो ये सारी होल्डिंग्स अप्रैल 2026 में, मार्च 2026 में, फरवरी 2026 में, जनवरी में, नवंबर में, दिसंबर में, आपको मेजरली सारी जो टॉप होल्डिंग्स है वो सेम दिखेंगी। और ये क्यों है? क्योंकि ये हाई कन्विक्शन बेट्स लेते हैं। पिछले 5-6 महीने में इन्होंने कुल मिला के 4 स्टॉक से एग्जिट लिया है, बाकी इन्होंने सारे स्टॉक्स रिटेन किए, जबकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल भी रही। बाकी हम कंपेयर करें तो इवन 5 ईयर रिटर्न बेसिस पे भी मोतीलाल ओसवाल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर हम 3 ईयर रिटर्न बेसिस देखें तो भी मोतीलाल ओसवाल ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, रामदेव अग्रवाल जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मोतीलाल ओसवाल के, और उनके जितने ये फंड्स चलते हैं वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है QGLP। ये उनकी थीसिस रही है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ये पर्टिकुलर जो फंड है उसमें 34 स्टॉक्स का फंड है ये ब्रॉडली। स्किन इन द गेम का मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल के जितने भी फंड्स होते हैं उसमें खुद मोतीलाल ओसवाल की कंपनी जो है 5% इन्वेस्ट करती है, यानी कि जो भी AUM होगा उसका 5% जो है वो इन्वेस्टेड होगा बाय मोतीलाल ओसवाल देमसेल्व्स। सो इसका मतलब इसी को हम स्किन इन द गेम कहते हैं। तो एक फंड मैनेजर का या एक कंपनी का जब खुद का पैसा लगा होता है तो वो थोड़ा केयरफुल होती है कि किस तरीके से वो फंड परफॉर्म करेगा। अब हम आते हैं मोतीलाल ओसवाल की थीसिस पे जो है QGLP। रामदेव अग्रवाल जी हर साल जो है वो वॉरेन बफेट के AGM में, बर्कशायर के AGM में जाते थे, और वहां से वो काफी कुछ सीख के आए हैं। उन्हीं के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को जो है उन्होंने यूज करने की कोशिश करी है, जिसका नाम है QGLP। देखिए, जब भी आप निवेश करते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पे निवेश करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं, मैं सस्ती चीज खरीदूंगा। कुछ बोलते हैं वो मैं वन टाइम इन्वेस्टर हूं, मैं प्राइस नहीं देखूंगा पर वो तेजी में होना चाहिए तब मैं खरीदूंगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं तो क्वालिटी खरीदूंगा, बढ़िया चीज खरीदूंगा। इन्होंने क्या किया, सब चीजों का संगम लेके आ गए। संगम क्या, क्यों मतलब क्वालिटी। पहले कंपनी की क्वालिटी होनी चाहिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो क्यू हो गया। जी यानी ग्रोथ, कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव्स होना चाहिए। एल मतलब लॉन्जेविटी, कंपनी लंबे समय से ऑपरेट करनी चाहिए। और पी यानी कि प्राइस। ये सब होने के बावजूद तो कंपनी सस्ती होनी चाहिए। अब ये सारी चीजों के बेसिस पे मोतीलाल ओसवाल एज एन AMC सिलेक्ट करता है कि कौन से स्टॉक्स को उनको बाय करना है, कौन से को नहीं करना है, और यही थीसिस से वो अपने सारे फंड्स को चलाते हैं। और पिछले 5 महीने में दिसंबर से लेकर जनवरी तक उन्होंने सिर्फ 3 कंपनी से एग्जिट लिया है, तो यानी कि चर्न जो है काफी कम रखा है। अब आता है फाइनल पार्ट पे कि ये किसके लिए सूटेबल है। सबसे पहली चीज, अगर आपका होराइजन 3 साल से कम है तो आपको इक्विटी में आना ही नहीं चाहिए। आपका होराइजन अगर 3-4 साल से ज्यादा है तब आपको इक्विटी में एंटर करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़ी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं और उसके बाद थोड़ा गेन भी चाहते हैं, तो ये कैटेगरी आपको सूट करती है। अगर आपका 4 से 5 साल का मिनिमम होराइजन है तब आप इस तरह के फंड्स में अपनी SIP कर सकते हैं या लमसम डाल सकते हैं। डेफिनेटली याद रखिएगा कि लार्ज एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी जो है
वो वॉलेटाइल होती है मिड कैप के होने की वजह से, बट प्रोटेक्शन होता है लार्ज कैप के होने की वजह से। तो लंबे समय का होराइजन रखें, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सके तो ही इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। यहां पे किसी प्रकार के मेरे स्टेटमेंट को रिकमेंडेशन की तरह ना ले, एजुकेशन की तरह ले। मैंने प्रॉपर आपको डेटा दिए हैं, इनसाइट्स दिए हैं, जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये फंड्स जो है बताए हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल एनालिसिस करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप भी अपने लिए राइट फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर मॉडल जो मैंने यूज किया है, उससे जो है आपके पूरे थॉट को स्ट्रक्चर मिल जाता है और आप जो है राइटली स्कोर कर सकते हो म्यूचुअल फंड को। तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोड संजय के 15 को यूज करके आप उस पर 15% डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो गाइस ये था कंप्लीट सिनेरियो अबाउट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी फंड्स। अब आप क्या करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो मन में, आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे आंसर करना चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी दबा देना, और हाँ, ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए विद कंपैरेटिवली लेसर वॉलेटाइल। तो अगली वीडियो तक, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।